हेलो। का हो कैसन बा? पढ़ाई लिखाई चलत बा? ठंड बहुत ज़बरदस्त है, घर में छिप के बैठे रहिए, रजाई उजाई ओढ़ के, और जो है एक एक चैप्टर धीरे धीरे साफ करते रहिए। ठीक? सही कहिए तो इसी ठंड में पढ़ाई भी होती है, क्योंकि बाहर तो ठंड है, सब लोग अपने घर में ही रहेंगे, और अपने घर में रहेंगे तो कब तक टीवी और कब तक मोबाइल देखेंगे। जरूर उबन होगी, और उबन होगी तो फिर पढ़ाई होगी। लेकिन कुछ पढ़ने वाले भी होंगे जो टीवी और मोबाइल के अलावा पढ़ाई में भी लगे होंगे। बोर्ड परीक्षा आपकी नज़दीक है, और उम्मीद है फरवरी लास्ट में आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, और मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए लगे रहिए, रगड़ते रहिए, एकदम से आग लगा दीजिए। ठीक, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम जो है सिविक्स के पोर्शन का, सिविक्स के कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र के पार्ट खंड क का ये लास्ट चैप्टर था, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हमने 2 वीडियो बनाए थे। असल में मैं लाइव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बन नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने 2 शॉर्ट वीडियो मतलब उस पर डाले। इस चैप्टर में चूंकि कंटेंट बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं एक एक चीज़ों को थोड़ी बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, और इसीलिए ये शायद ये तीसरा वीडियो होगा इस चैप्टर का। आप लोग ध्यान से सुनिए। हमने जो है पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, इस संबंध में आपसे ढेर सारी चर्चा कर ली 2 वीडियो में। अब यहां पे हम इस तीसरे वीडियो के माध्यम से जो इसके कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके बारे में बताएंगे। दुनिया ने बहुत सारे सम्मेलन कर लिए, बहुत सारे विचार कर लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना पर्यावरण को लेके जो भी उनके अंदर चिंताएं थी दुनिया को बता दी, लेकिन अब था इस विषय पे काम करने का समय। अब इस विषय पे काम करने के लिए विश्व ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या प्रयास किए उसको समझना है। जब दुनिया के सामने पर्यावरण की चिंता आ गई अच्छा, चिंता का मतलब क्या हो गई? कोनो चुड़ैल नहीं आ गई। चिंता का मतलब यह है कि जब देखा कि पूरे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए गर्मी के दिनों में हम ये महसूस करते हैं कि जो सामान्य से ज्यादा तापमान है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। गर्मी मतलब समझ लीजिए एक सामान्य तापमान होता है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोगों के भी शहर का गर्मी के मौसम में, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि कभी कभी तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा चले जाता है। इतना तापमान झेलने और सहने के लिए हमारी जलवायु और हमारी मिट्टी और हमारा शरीर नहीं बना है, जिसके चलते मानव जीवन बुरी तरीके से प्रभावित होना शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, हमको ये पता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे ये जो दोनों पोर्शन है ये बर्फ से ढका रहता है। यहां पे क्या है? उत्तरी ध्रुव सागर है, उत्तरी ध्रुव महासागर है, और ये दक्षिणी महासागर है। ये उत्तरी ध्रुव महासागर है और ये दक्षिणी महासागर है। दक्षिणी महासागर के पास जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक ये दोनों पोर्शन क्या है? बर्फ से ढके रहते हैं। यहां पे इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि यहां बर्फ की जो है 3-3 किलोमीटर मोटी परतें हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत, ऐसी स्थिति है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस विषय पे पर्यावरण के प्रति दुनिया चिंतित क्यों हुई, इतना बात क्यों हो रहा है, और ये पाठ क्यों आप में जोड़ दिया गया? वो सब इसी नाते जोड़ दिया गया कि ये चिंता गंभीर है। हो क्या रहा है कि जब इन जो है हिम आच्छादित यानी बर्फ से ढके हुए जो ये क्षेत्र हैं, इनकी बर्फें धीरे धीरे अंटार्कटिका और आर्कटिक, इन दोनों क्षेत्रों की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। पिघलती तो वैसे भी है, लेकिन धरती के तापमान के बढ़ने के चलते जो इनके पिघलने की गति है वो बहुत तेज हो गई है। अच्छा, जब ये बर्फ सारी पिघल जाएगी तो पिघल के इनका पानी कहां जाएगा? समुद्र में जाएगा। अच्छा, जब समुद्र में जाएगा तो समुद्र के पानी का स्तर क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। अच्छा, जब पानी का स्तर जब बढ़ जाएगा तो जो छोटे छोटे द्वीप होंगे, जैसे हमारे बगल में एक मालदीव है, हमारा द्वीप मालदीव नाम का एक देश है, हमारा एक द्वीप है जिसका नाम लक्षद्वीप है। ठीक, दुनिया के और भी छोटे छोटे द्वीप हैं, सेशल्स हैं। ठीक, उसके बाद जो है क्यूबा है, कैरेबियन द्वीप हैं, ये अमेरिका के पास हैं। अमेरिका के पास कैलिफोर्निया की खाड़ी में ये सब द्वीप स्थित है।
ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो द्वीपीय देश हैं, फिलीपींस है, सिंगापुर है। इन सारे देशों के उस समुद्री जल में डूबने की संभावना हो गई। अच्छा, अब जब जल के उसमें इन द्वीपों के उसमें जब ये द्वीप ही डूब जाएंगे तो फिर क्या होगा? सोचो, उतना का उतना बड़ा बड़ा स्थल का हिस्सा ही खत्म। धीरे धीरे जब सागर का जल स्तर बढ़ने लगेगा तो समस्या तो होगी ही। ये सारे के सारे जो द्वीपीय देश है पहले ये डूबेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों का नंबर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? जब तापमान बढ़ेगा, वातावरण में जो तापमान बढ़ने से जब वायुमंडल की गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ेगी तो मानव जीवन प्रभावित होगा, जीव जंतु झुलसने लगेंगे, ये सब कुछ बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इन्हीं सब चीजों को लेके जो है दुनिया ने पर्यावरण के संबंध में अपनी जागरूकता और उसके संबंध में काम करने के लिए विभिन्न प्रयास किए। अब आपके पाठ में एक एक सम्मेलन को मैं स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने माध्यम से कुछ प्रयास किए, बैठक उठक की, दुनिया को बुलाया, कहा ये चिंता है, पेड़ पालो लगाओ और उसके बाद अपनी वनस्पतियों को बचाओ, उसके बाद जो है जो भी खतरनाक गैसें उनका उत्सर्जन रोको, ये सब करना शुरू किया। लेकिन ऐसे मोटी मोटा बता देने से, जैसे आपका असेंबली हॉल में जब आप बढ़िया बढ़िया थॉट बोलते हैं तो उस थॉट को आप कितना फॉलो करते हैं? हाँ, ये फॉलो करते हैं। तो जब आप ऐसे ही फॉलो करते हैं तो दुनिया भी ऐसे ही फॉलो करती थी, तो ऐसे फॉलो करने से तो काम चलेगा नहीं। इसलिए बाकायदे एक एक विषय पे एक बैठक हुई। अब उन बैठकों को समझो। देखो, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हो गया। उसके बाद विश्व समुदाय ने यानी विश्व के सारे देशों ने स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन बुलाया और एक सम्मेलन बुला के पर्यावरण और मानवीय विकास, जो देश विकासशील हैं, गरीब हैं, उनके विकास के संबंध में जो है समझने जानने, और विकसित देश जो हो चुके हैं जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये सब विकसित देश हैं। इन सब देशों के माध्यम से इन विकासशील देशों को सहयोग प्रदान करने और उसके बाद दुनिया में पर्यावरण के प्रति जो है विभिन्न देशों को जागरूक करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। अब ये स्टॉकहोम जो सम्मेलन था, इसमें लोगों को ये पहली बार बताया गया ये सम्मेलन चूंकि 1972 में हुआ था, ये सम्मेलन 1972 में हुआ था और इसमें लोगों को पहली बार ये पता चला कि हम पर्यावरण का सिर्फ उपयोग ही कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक, मिट्टियों को काट रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को काट रहे हैं। तो इन सब चीजों के क्षरण से, इन सब चीजों के नुकसान से हमारे ऊपर एक भयंकर प्रभाव पड़ रहा है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, जिसके चलते धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इन सब चिंताओं के संबंध में दुनिया के लगभग 150 से ज्यादा देश इकट्ठा हुए और अपनी चिंता को व्यक्त किए। चिंता व्यक्त किए हैं, अभी समाधान नहीं हो रहा है। अब देखो चिंता क्या थी, चिंता तो आपको पता चल गया। तो चिंता के बाद लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं। 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बना के 5 जून के दिन ही मीटिंग बुलाई और 5 जून के ही दिन पर्यावरण के संबंध में अपनी चिंता को दुनिया के सामने व्यक्त किया। तो चिंता के व्यक्त होने के चलते वो तिथि थी 5 जून। तो लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, चलो कोई बहुत लंबा तीर नहीं मारा जाएगा, लेकिन एक काम करते हैं कि 5 जुनवा को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दें। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हो गया। अच्छा, जब पर्यावरण दिवस के रूप में पूरे दुनिया में कार्यक्रम मनाए जाने लगे तो क्या होगा? सबसे पहले इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्कूलों से होता है, फिर सरकारी कार्यालयों से होता है, फिर बड़ी बड़ी संस्थाओं से होता है, फिर समूचा देश करता है, फिर पूरा विश्व करता है। ऐसे ही तो कोई कार्यक्रम आगे बढ़ता है। तो कम से कम लोगों के बीच में एक पर्यावरण को लेकर चिंता और जागरूकता दोनों आने लगी। ये पहला कदम। उसके बाद क्या होता है, अब यहां पे ये तो हो गई जागरूकता को लेकर एक दिवस निर्धारित कर दिया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये आपका 1972 में हुआ, ठीक। अच्छा, जब लोगों ने जान लिया चिंता को, लोगों ने समस्या को समझ लिया, फिर एक दूसरे को लगे समझाने और जागरूक करने। फिर उसके बाद समय आता है दुनिया को एक दूसरे नजरिए से सोचने
और अब काम करने का टाइम आ गया। अब जागरूक तो हो चुके, कितना जागरूक हो गए, सबको पता है रोड के बाएं चलना है, लेकिन फिर भी बीच में चल के लोग लड़ जाते हैं। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे देश भी हो रहे थे, उनको पता है कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, उसके बावजूद भी कार्बन डाइऑक्साइड की फैक्ट्रियां खुल रही हैं, पेड़ पौधे को काट रहे हैं। तो ये क्या है, जानते हुए भी कुएं में कूद रहे हैं, तो भोगेगा कौन, हम ही लोग। अच्छा, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि स्टॉकहोम सम्मेलन तो हो चुका। अब पर्यावरण के विकास को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन, यूनाइटेड नेशन, पर्यावरण के विकास को लेकर यूएन ने 1983 में एक विश्व आयोग की स्थापना की। एक आयोग बनाया, विश्व के सभी देशों को मिला के एक विश्व आयोग बनाया, और उस आयोग की अध्यक्ष जो है नॉर्वे देश की प्रधानमंत्री, नॉर्वे देश की एक प्रधानमंत्री थी, उनका नाम था हर्लेन ब्राटलैंड। नॉर्वे देश था, वहां की जो प्रधानमंत्री थी उनका नाम था हर्ले ब्राटलैंड। हर्ले ब्राटलैंड, उनका पूरा नाम था ग्रो हर्ले ब्राटलैंड की अध्यक्षता में विश्व आयोग का सम्मेलन बुलाया। अब विश्व आयोग का जो सम्मेलन बन गया, इसकी अध्यक्ष ब्राटलैंड थी, तो इसलिए इसे ब्राटलैंड आयोग भी कहा गया। अच्छा, ये ब्राटलैंड आयोग जो है, ये ब्राटलैंड आयोग 1983 में गठित हुआ। अच्छा, इसने कौन सा तीर मार दिया उसको समझना है। ये ब्राटलैंड आयोग जब बना तो इसने क्या किया, पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए और विश्व में पर्यावरण की चिंता के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए और लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया क्या कि विकास तो सबसे जरूरी है, हमारा विकास बहुत ही जरूरी है। हम अपने यहां रोड का डेवलपमेंट करेंगे ही करेंगे, हम अपने यहां रेलवे का डेवलपमेंट करेंगे ही करेंगे, हम पर्वतीय क्षेत्रों में भी रोडों का विकास करेंगे, ठीक। तो हम जो है विभिन्न प्रकार की विकासशील परियोजनाओं का काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनके साथ साथ हम पर्यावरण की भी सुरक्षा करेंगे। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए और बताते हुए इस ब्राटलैंड आयोग यानी इस विश्व आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। अब ये रिपोर्ट किस नाम से दी? ये रिपोर्ट दी आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। और हमारा साझा भविष्य के नाम से, इसी के हेडलाइन से, यानी इसी शीर्षक से अपनी रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट क्या थी? सतत विकास। रिपोर्ट में लिखा था जो मुख्य चीज कि सतत विकास होना चाहिए। अब ये सतत विकास क्या है? सतत का मतलब होता है लगातार, और विकास का मतलब तो आपको पता ही है। अब यहां सतत को समझना है ऐसे, सतत का मतलब यह होता है कि हम वर्तमान में तो अपना पेट भरे ही भरे, भविष्य में अपने आगे आने वाली पीढ़ी के भी पेट भरने की व्यवस्था साथ में करते रहें। ऐसा ही सभी के गार्जियन करते हैं। अभी आप लोगों का पालन पोषण तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर वो जमीन ले लेते हैं, घर बनवा देते हैं, ठीक। ये सब वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जब आप बड़े होइए तो आपको रहने की चिंता ना हो। इन सब चीजों के लिए वो ऐसा करते हैं। इसी को बोलते हैं सतत विकास। ये सतत विकास का एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो हर परिवार में देखने को मिलता है। हर गार्जियन, आप लड़कियों खासतौर से ये चीज जानती होगी, जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो गार्जियन उनको पढ़ाना लिखाना तो शुरू करते ही करते हैं। भविष्य में उनकी शादी विवाह या उनके और चीजों के लिए कोई पॉलिसी ले लेते हैं या उनके नाम से कुछ पैसा जमा कर देते हैं। ऐसा करते हैं ना, यही सामान्य परिवार में होता है। अब इसी चीज को हम बड़े रूप में समझते हैं। अब इस चीज को जब हम बड़े रूप में समझते हैं इस चीज को हम जब बड़े रूप में समझते हैं तो यहां यह ध्यान दीजिए आप, हम विश्व की बात कर रहे हैं और पर्यावरण की बात कर रहे हैं। तो जब पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो हम ये ध्यान देंगे कि हमें अपने देश का विकास तो करना है, रोड को बनाना है, हाईवेज को बनाना है, रेलवे पुल्स को बनाना है, बड़े बड़े रेलवे लाइन का विकास करना है, ठीक। और औद्योगिक क्षेत्रों का भी निर्माण करना है, यानी ऐसे क्षेत्र जहां उद्योगों का विकास हो। अब जब ऐसे क्षेत्रों का विकास करना है, उनके लिए काम करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान में रखने वाली बात होती है कि विकास तो हम अपना कर रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा?
इसी कल के सोचने की प्रक्रिया है सतत विकास। यानी हम आज तो अपना विकास कर ही रहे हैं, लेकिन कल भी हमारे लोगों का विकास होता रहे, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ मिट्टी और स्वच्छ जलवायु भी प्रदान करें। इसीलिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। पेड़ों को लगाना है, ठीक, मिट्टी को दूषित नहीं करना है, जल को प्रदूषित करने से बचाना है, ये सारे कार्य करने हैं। ये सारे कार्य पूरा विश्व करे और अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखे। यही कार्य इस सतत विकास के अंतर्गत किया गया। सतत विकास आपको जब पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे वर्तमान में विकास के साथ साथ भविष्य में भी, भविष्य के लोगों के लिए भी विकास की संभावना लगातार बनाए रखना ही सतत विकास है। एक लाइन में इसकी परिभाषा हो गई। ठीक, अब ये तो हो गया बर्टलैंड रिपोर्ट के आधार पे विश्व के विकास को और सतत विकास को समझना। क्लियर? ये रिपोर्ट कब आई? ये रिपोर्ट आई 1983 में। ठीक, अब आ जाते हैं जब 1983 में बर्टलैंड आयोग ने रिपोर्ट दी आवर कॉमन फ्यूचर, सतत हमारा साझा भविष्य के नाम से, तो उसके बाद फिर दुनिया कैसे हुई? दुनिया ने फिर और क्या करना शुरू किया और कौन से सम्मेलन हुए? उसके बाद एक प्रमुख सम्मेलन होता है जिसका नाम है रियो शिखर सम्मेलन। रियो शिखर सम्मेलन असल में ब्राजील देश में एक राज्य है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो नाम का राज्य है। उस राज्य की राजधानी है रियो। अच्छा, ये रियो जो है ये कहां है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आप जब यहां ध्यान देंगे तो ये देखिए, ये ब्राजील है। ये क्या है? ये ब्राजील है। तो ब्राजील क्या है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। अब इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट पे यहां पे जहां पे मेरी उंगली है आप ध्यान देंगे, यहीं लिखा है रियो डी जेनेरियो। यहीं लिखा है रियो डी जेनेरियो। हम आपको अभी इंडिकेट करके दिखाते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। यहां है रियो डी जेनेरियो। ये क्या है? ये जो सर्किल मैंने बना दिया यही है रियो डी जेनेरियो। यहीं पे एक सम्मेलन हुआ। कब हुआ? ये सम्मेलन होता है 1992 में। रियो सम्मेलन 1992 में होता है। अच्छा, इस सम्मेलन को, रियो सम्मेलन को जो 1992 में हुआ, कहां हुआ? ब्राजील देश में रियो सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इस पृथ्वी सम्मेलन में क्या किया गया? क्या ऐसा कार्य किया गया? इसकी क्या भूमिका थी? क्या इसका महत्व था जो हम आपको इतना अर्थात के बता रहे हैं? देखिए, समझिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो ये पृथ्वी सम्मेलन है इसका प्रमुख उद्देश्य था, सबसे पहले तो ये जान लीजिए यहां कितने देश आए। पृथ्वी सम्मेलन में 170 देश इकट्ठा हुए। 170 देश इकट्ठा हुए। कहां पे? ब्राजील के रियो शहर में। कब? 1992 में इकट्ठा हुए। अच्छा, ये भी पर्यावरण के संबंध में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और उस पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए। पान नहीं खाने आए थे। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब इनका विषय क्या था? पर्यावरण और विकास। जो टॉपिक था पृथ्वी सम्मेलन का, पर्यावरण और विकास। हमें विकास तो चाहिए लेकिन पर्यावरण को नुकसान करने की शर्त पे नहीं। हमें विकास तो चाहिए लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपना विकास चाहिए। इसी एजेंडे पे ये रियो सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक, अब इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, रियो सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था पर्यावरण और विकास तो था, ये तो टॉपिक था विचार का, लेकिन इतना ज्यादा देशवा जुट के कैले का उनका सबसे प्रमुख काम ई रहल कि जैसे एक हो गए विकसित देश और एक हो गए विकासशील देश और एक हो गए त्रेता के दरिद्र। तो त्रेता के दरिद्र जिनके पास कुछ नहीं है, और एक हो गए विकसित देश जिनके पास एकदम दबा के पैसा है, और एक देश हो गए जो थोड़ा बीच के हैं, यानी लगे हैं, घसीट रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ठीक, जैसे हम क्या है? हमारे यहां भयंकर गरीब भी दिख जाते हैं, लेकिन हमारे यहां विश्व के आधुनिकतम संसाधन भी दिख जाते हैं। वर्ल्ड क्लास की सुविधा भी भारत में है और दुनिया की गरीबी का रूप भी भारत में देखने को मिल जाता है। तो हम विकासशील देश हैं। ठीक, अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप में कुछ देश ऐसे हैं
जो एकदम अविकसित हैं, तो ये कांगो है, सोमालिया है, इथोपिया है, ये सब देश अफ्रीका महाद्वीप के ऐसे हैं जो एकदम गरीब माने जाते हैं। इनको हम अपनी भाषा में वो कह सकते हैं जो हम कहते हैं बिचवा में। अब आप ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है, इस सम्मेलन के माध्यम से एक काम करने का प्रयास किया गया। जो उत्तरी दुनिया थी जिसे धनी देश कहा जाता था, विकसित देश कहा जाता था, और जो दक्षिणी दुनिया थी जिसे विकासशील देश कहा जाता था, यानी विकास, वो जो है अपने देश का लगातार विकास करने का प्रयास करने वाले देश, इन दोनों देश में संतुलन बैठा के दुनिया के पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। प्रयास में सभी देशों से कहा गया कि आप अपने यहां का विकास तो करिए, लेकिन पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैसों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों को रोकते हुए। अच्छा, समस्या तो यह है कि जो देश पूरा पर्यावरण को नुकसान कर चुके, जी भर के खूब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ चुके वातावरण में, खूब अपने यहां का पेड़ पालो काट चुके, अब वो कह रहे हैं कि ऐसा है देखो, और तुम विकास कर रहे हो और तुम एक काम करो, अपने यहां फैक्ट्री उक्ट्री कम लगाओ। कहां है भैया, हमको अपना विकास नहीं चाहिए का? हमारे यहां घारी भर का जनसंख्या है, बेचारे कहां रोजी रोजगार पाएंगे? फैक्ट्रियां तो काम करेंगे, सबको सरकारी नौकरी कहां मिल पाएगा? जितना नौकरी सरकार देती है उसमें से 4% सरकारी है, ठीक, बाकी 96% कहां खप रहे हैं? वो 96% खप रहे हैं प्राइवेट क्षेत्र में। अच्छा, ये प्राइवेट क्षेत्र कहां है? ये प्राइवेट कोई अपने सिनेमा पर नहीं लाद के घूम रहा है, ये प्राइवेट जो है ये फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, रिलायंस है, इंफोसिस है, उसके बाद विप्रो है, उसके बाद टाटा है, महिंद्रा है, सब तामझाम टाइप की कंपनियां हैं। ये अपने यहां क्या है, लोगों को रोजगार देते हैं, इनकी फैक्ट्रियां। आपके शहर में भी एक जीडीए है, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एक ठो है गीडा, ठीक ना, गोरखपुर का औद्योगिक क्षेत्र है गीडा, ठीक। तो वहां पे क्या है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे लोग वहां भी कमाते खाते हैं। तो ये विकास हम कैसे रोक सकते हैं? हम तो अपना विकास नहीं रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते? इसलिए नहीं रोक सकते कि भाई हम अभी एकदम आधुनिक देश नहीं हुई हैं, हम एकदम विकास को पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर चुके हैं। हमारे यहां अभी उद्योगों का विकास कम है, औद्योगिकरण कम है, हमारे यहां बेरोजगारी है, शिक्षा, अभी हमारे यहां शिक्षा भी पूरी तरीके से लोगों को नहीं मिली है, मिल रही है तो एमए बीए टाइप की है, तकनीकी शिक्षा नहीं है। अब जब तकनीकी शिक्षा नहीं है तो लोगों की डिमांड कम है। भाई मान लो कोई आईटीआई किया हुआ है तो वो किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके कोई तकनीकी काम करेगा, क्योंकि वो किसी काम में कुशल हो चुका है। लेकिन अगर जो बीए किया हुआ लड़का है वो कहां जाके इतिहास बांचेगा, कहां जाके नागरिक शास्त्र पढ़ाएगा, किसको कानून समझाएगा? समस्या ये है। तो ऐसे लोगों के लिए समस्या है। अब क्यों ऐसी समस्या बनी हुई है? क्योंकि हमारे यहां अभी शिक्षा का स्तर उस तरीके से नहीं विकसित हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम विकासशील हैं अभी, और वो विकसित देश हमसे कह रहे हैं ऐसा है देखो तुम अपने यहां का कल कारखाना फैक्ट्री कम कर दो। कहां कम करें? इसलिए ये समस्याएं और ये तनाव दोनों देश में लगातार बना हुआ है पर्यावरण को लेके, और ये संतुलन बैठाने का पहला प्रयास किया गया रियो सम्मेलन में। ठीक, संतुलन बैठा चाहे ना बैठा, लेकिन जो अंदर का जहर था ना दोनों देश का, वो खुल के सामने आ गया। ठीक, अब आते हैं हम दूसरी चीज पे। रियो सम्मेलन हो गया, और उसके बाद अब आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, अच्छा ये क्योटो और प्रोटोकॉल क्या है? देखो, जापान में एक जगह है जिसका नाम है क्योटो। जापान की राजधानी है टोक्यो, लेकिन वहां पे एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जिसका नाम है क्योटो। उसको क्योटो सिटी कहते हैं। पहले घुमाते हैं जापान, चलो घूम आए जापान। देखो हाई, देखो ध्यान दो, देखिए ये जो है ये क्या है, ये आपका ये जापान है। अच्छा ये जापान है, और उसके बाद यहां पे ये उसके विभिन्न प्रकार, जापान में क्या है, उसके कई छोटे छोटे महाद्वीपों से मिलके, अरे महाद्वीप नहीं, छोटे छोटे द्वीपों से मिलके बना हुआ है जापान। ठीक, क्यूशू है, शिकुकू है, ओसाका है, उसके बाद होकाइडो है। तो इसी में एक है क्योटो, क्योटो सिटी है। तो क्योटो नाम का एक शहर है, जैसे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नाम का शहर है, ऐसे ही जापान में क्योटो नाम का शहर है। अब इस क्योटो नाम के शहर में एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन कहां?
क्योटो सम्मेलन हुआ, जापान में हुआ। कब हुआ? 1997 में हुआ। अब इस सम्मेलन में हुआ क्या? इस समय तक दुनिया पर्याप्त पर्यावरण की चिंता को जान चुकी थी। विकास किस प्रकार करना है कि हम अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखें, इसको भी समझ चुकी थी। लेकिन इन सारे चीजों के बीच में एक नई समस्या उभर के आ गई सामने। अब ये नई समस्या जो थी उसका नाम था जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जिसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक, इस क्लाइमेट चेंज से एक समस्या जो निकल के आई उसका नाम था ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय उष्मन। भूमंडलीय का मतलब यह हो गया कि पूरे पृथ्वी में तापमान का बढ़ना, इसी को भूमंडलीय उष्मन कहा गया। ठीक, जैसे सामान्य तापमान हमारा जो औसत रहता है 20 से 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, अब अचानक से 50 डिग्री हो जाए तो समस्या है कि नहीं है? तो यही समस्या थी यहां पे। इसीलिए यह सम्मेलन बुलाया गया और इसका विषय ही रखा गया जलवायु परिवर्तन। अच्छा देखो, यह क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका कारण क्या था, हम सब अर्था के बताएंगे। यह सम्मेलन जापान में हुआ। 150 देश इसमें इकट्ठा हुए। भारत के भी गए थे। 150 देश इकट्ठा हुए और जापानियों ने खूब चाय पिलाई इन लोगों को। जापान के लोग चाय पीते हैं और इनकी चाय में दूध नहीं पड़ता है। इनकी चाय में, दुनिया में जो चाय सही में पी जाती है ना, वो असल में हम लोग जो दूध डाल देते हैं, अंग्रेज में जो दे के हम लोगों को चले गए, कारण हमारे यहां दूध बहुत था। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में दूध दही की वाकई में नदियां बहती थीं। उत्पादन भले कम था लेकिन कोई भूखों मरता नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे देश का अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। अनाज तो खेतों में होता ही होता था, लेकिन हमारे यहां जो पशुपालन था वो पर्याप्त भोजन और जो विभिन्न प्रकार के संसाधन हमें प्रदान कर देता था, जिससे हमारी ग्रामीण जीविका आराम से चल जाती थी। अब अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। वो थे जीभ के जले हुए। उन्होंने कहा एक काम करो, चायपत्तियां डाल के चायवा करिया तो हो जाता है, तो इसको लाओ गुरहर कर देते हैं। तो गुरहर करने के चक्कर में वो इसमें मिला दिए दूध, और जैसे दूधवा मिल गया, चायवा तो गुरहर तो नहीं हुआ, हो गया लाल। वो अपने तो चुस्की मार के चल दिए और हमको लपेट दिए। हम आज तक चुस्की आ रहे हैं और जहर ले रहे हैं। चाय का दाग और मुंह की कूची हुई सुपारी दोनों किसी सफेद कपड़ा पे थूक दो ना या फेंक दो, तो ब्रह्मा भी आके दाग छोड़ाएंगे तो नहीं छोड़ा पाएंगे। सोचो, जब कपड़े पे दाग नहीं छूटता है तो जब हमारी अतड़ियों में जाता होगा ये ना, तो क्या हाल करता होगा। एकदम से मारता होगा, एकदम ऐसा दाग छोड़ता होगा कि सबको सब एकदम क्लाट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है चाय को इस तरीके से मत पीजिए। सही मामले में दुनिया के 2 देश हैं जो चाय पीते हैं शुद्ध, एक चीन के और एक जापान के। ये क्या करते हैं, हल्की चाय पत्ती डालेंगे, अपने परंपरागत मीठे का उपयोग करेंगे और कुछ अपनी प्राकृतिक औषधियां इसमें डालते हैं। हम क्या करते हैं, ढकेले हैं चीनी और चाय पत्ती, अदरक डाल दिए, इलायची डाल दिए, बस जायका ले रहे हैं। और पीना क्या है, काली चाय पीनी है, आधा चम्मच चाय पत्ती डालनी है, हल्का सा मीठा डालना है, अदरक डालना है, तुलसी का पत्र डालना है, और मन करे तो थोड़ा सा काली मिर्च डाल दो, मजा आ जाएगा। पी लो ठंडी में, सनसना जाएगा एकदम दिमाग। खैर, ये तो हो गई क्योटो प्रोटोकॉल के समय में दुनिया के 150 देश जापान की चाय पिए थे, इसलिए बताना जरूरी था। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यह है कि ये जो जलवायु परिवर्तन पे जो ये सम्मेलन हुआ क्योटो में, 150 देश और 1997, याद रखना। तो इस सम्मेलन में चिंता व्यक्त की गई जलवायु परिवर्तन की। अब ये जलवायु का जो परिवर्तन था वो कैसा था, देखिए किन किन रूपों में था। आप जलवायु परिवर्तन को समझिए। सबसे पहले तो धरती का तापमान बढ़ गया, नंबर 1 तापमान बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, आप देखते होंगे, उतना आप नहीं ध्यान देते होंगे भले, लेकिन ये चीजें हो रही हैं। आम के सीजन में जो मोर होता है, आम के पेड़ों पे आ जाता है, वो समय से पहले ही आ जाता है। ठीक, जिससे क्या होता है, जब लू चलना शुरू होती है तो वो अधिकांश आम जो है, जब उसमें टिकोरा निकलता है तो वो झड़ जाता है, फसल प्रभावित हुई। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, आपने ये नोटिस किया होगा कि इस समय जो जलवायु का क्रम है वो बदल रहा है। अक्टूबर के पहले हफ्ते तक बारिश हो रही है,
ऐसा कभी नहीं होता था। मई और जून या अधिकतम हो गया अगस्त तक बारिश होती थी, लेकिन अब बारिश जो है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते सितंबर, पूरा सितंबर तक हो रही है। अब जब इस ऊट पटांग टाइम पे बारिश होगी तो कहां से खेती सुरक्षित रहेगी? किसी का खेतवा नहीं सूखा रह रहा है कि कोई बुआई कर पाए समय से। तो ये समस्याएं क्या है? यही जलवायु का परिवर्तन है। ठीक, आप देख रहे होंगे कि गौरैया नहीं दिखाई दे रही है। ये हम वो उदाहरण बता रहे हैं जो आप महसूस कर सकते हैं। गौरैया नहीं दिखाई दे रही है। बहुत कम लोगों के यहां या बहुत कम जगहों पे ही गौरैया दिखाई देती है। गौरैया प्रकृति के स्वच्छ वातावरण की सूचक होती है, लेकिन अब वो पक्षी कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि तापमान के बढ़ जाने के कारण जो है वो पक्षी लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे लुप्त यानी समाप्त हो रहा है हमारे पर्यावरण से। ये दुख की ही तो बात है। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? जो शुरुआत में ही हमने बताया कि जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं ये पिघल के महासागरों में गल के इनका जल मिल रहा है। अच्छा, इनके जल के मिल जाने से समस्या क्या होगी? तनिता को फिरो, देखो अब क्या होगी। मान लो यहां का बर्फ और यहां का बर्फ पिघल गया, और पिघल जाने के बाद वो इस समुद्र में मिल गया। अब वो इस समुद्र में जब मिलेगा तो समस्या क्या होगी? समस्या यह होगी जो भी छोटे छोटे देश होंगे, जैसे आप भारत में जब आएंगे तो यहां मालदीव है, यहां श्रीलंका है, ठीक, उसके बाद ये सेशल्स है, उसके बाद क्या है, रीयूनियन द्वीप है। ये जैसे दुनिया में बहुत छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। ये क्या करेंगे? ये समुद्र में डूब जाएंगे। डूब जाने से क्या होगा? वहां का मानव जीवन ही संकट में आ जाएगा। वहां का मानव जीवन संकट में आ जाएगा। ये एक हो गई समस्या। उसके बाद अब देखिए, अब फसलों का क्रम बिगड़ चुका है। फसल जो समय पे बोई जाती थी अब वो समय पे नहीं बोई जा पा रही है। क्यों? क्योंकि जलवायु का क्रम बदल गया है। अब जो बारिश है वो समय से ज्यादा देर तक हो रही है। ठीक, ठंड भी जो है अभी तो देखिए अपने समय से ही अभी कही जाएगी, लेकिन अगर जो ये समय से समाप्त होती है या अचानक से समाप्त होती है, अगर जो अचानक से समाप्त हो रही है तो ये भी जलवायु का परिवर्तन ही है। हम इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। ठीक, और इसका दुष्परिणाम ये होगा कि हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो खान पान है, ये सब कुछ प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं असल मुद्दों पे। असल मुद्दे ये हैं कि तापमान का बढ़ना तो हमने जाना, भूमंडल के तापमान का बढ़ना जाना, दुनिया पे क्या क्या मोटी मोटा प्रभाव इसका पड़ेगा वो भी हमने देखा। और दूसरी चीज क्या होगा? जब तापमान बढ़ेगा तो गर्मी के दिनों में जो पानी का जल स्तर होता है, वो बहुत नीचे चला जाएगा। अब जब नीचे चला जाएगा तो हमारे लिए क्या होगा? जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। शुद्ध पेयजल की यानी पीने के पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी, और जब पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी तो हम वैसे ही मरणासन्न होने लगेंगे। ठीक, खैर घबराइए मत, सरकार, दुनिया और समाज लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं और सब लोग अब जागरूक हो गए हैं। दूसरी चीज क्या है? ये तो हो गई एक और चीज। अब यहां पे समझने वाली चीज एक और है कि इस सम्मेलन के माध्यम से दुनिया को भविष्य की चिंताओं के प्रति आगाह कर दिया गया। अब क्या है? वायुमंडल में ऐसी कौन से कारक हैं जिससे तापमान बढ़ रहा है? ये हैं गैसें, जो इंसान औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से यानी विभिन्न फैक्ट्रियों के माध्यम से जो काला धुआं और जो प्रदूषित गैसें निकल रही हैं उनसे धरती का तापमान बढ़ रहा है। और उसके बाद जो इंसान विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग कर रहा है, गाड़ी है, मोटर है, दुनिया भर का, इन सब चीजों से जो दूषित हवा निकल रही है ये हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रही है, और वातावरण के प्रदूषित होने से ही हमारे धरती का तापमान बढ़ रहा है। ठीक, अब ये गैसें कौन कौन सी हैं? ये गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये ऐसी खतरनाक कुछ गैसें हैं जो वातावरण में धरती के तापमान को लगातार बढ़ा रही हैं। अच्छा, बढ़ाती कैसे हैं? देखिए, जब होता क्या है कि सूरज का जो प्रकाश धरती पे आता है तो धरती क्या होगी? गर्म होगी। अब गर्म होने के बाद कुछ गर्मी तो धरती अवशोषित कर लेती है,
लेकिन कुछ गर्मी धरती परावर्तित कर देती है। परावर्तित का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी वापस भेज देती है। अब होता क्या है, जब वायुमंडल में इन खतरनाक विषैली गैसें अधिक हो जाती हैं तो ये मिल जाती हैं और गैसों से। तो मिल जाने के बाद ये हमारे वातावरण में, वायुमंडल में एक ऐसी परत का निर्माण कर देती हैं जिससे हमारे धरातल की जो ये गर्मी है ये वापस नहीं जा पाती है और ये गर्मी वापस हमारे धरती पे ही आ जाती है, जिसे कहा जाता है हीट कंपोनेंट। जैसे माने गर्मी का एक ही जगह केंद्रित हो जाना। अब गर्मी का एक ही जगह जब केंद्रित हो जाएगी, वो गर्मी निकल नहीं पाएगी तो क्या हो? तापमान बढ़ा ना, तापमान बढ़ा धरती का। अब जब तापमान बढ़ा तो इसका दुष्परिणाम भी दिखेगा। गर्मी में एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी का लगना, ये उसी सब चीजों का परिणाम होता है। दूसरी चीज क्या है? एक सबसे बुरी प्रक्रिया यह है कि इस तरीके की गैसों का एक आवरण और एक परत बना के धरती के तापमान को बढ़ा देने की प्रक्रिया कही जाती है ग्रीन हाउस गैस। इसीलिए इन गैसों को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। देखिए यहां पे लिखा है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पे भी सहमति बनी। कहां? क्योटो प्रोटोकॉल में। अब ये ग्रीन हाउस गैस का क्या मतलब है? देखो, यही तो बताए कि जो धरती के अंदर से जब ये खतरनाक गैसें वातावरण में जाती हैं तो फिर क्या होगा? सूर्य के तापमान को धरती से वापस ये वायुमंडल में नहीं जाने देती, ये उसको रोक देती हैं और फिर क्या होता है? धरती का तापमान बढ़ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को करने वाली जो ये गैसें हैं इनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अच्छा, ये ग्रीन हाउस का क्या मतलब है उसको समझिए। देखिए, ग्रीन हाउस का मतलब ये होता है जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जो हमने बताया ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में टाइगा और टुंड्रा प्रदेश है। तो टाइगा और टुंड्रा प्रदेश में जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहां पे भी लोग रहते हैं। अब हम देखिए एक उदाहरण बता रहे हैं। देखिए, ये देश है नॉर्वे ना, यहां एक देश है इसका नाम है नॉर्वे, यहां एक देश है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। अब होता क्या है, यहां पे क्या है? इस समय भयंकर ठंडी पड़ रही है, यहां इस समय भयंकर ठंडी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में नहीं सीधा चमक रहा है, सूर्य क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है। और कहां? ये मकर रेखा के आसपास चमक रहा है, यानी ये हिस्सा सूर्य के सामने है। तो जब ये हिस्सा सूर्य के सामने है तो इस हिस्से में गर्मी पड़ रही है और इस हिस्से में भयंकर ठंडी पड़ रही है। तो ऐसे में क्या है? यहां शीशे के घर बनाए जाते हैं। कहां? इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में जो शीशे के घर बनाए जाते हैं, इन घरों के अंदर छोटी फलों का और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। फलों का और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और ये उत्पादन, ये जो है फल और सब्जियां जो होती हैं, किसी गमले में रख के क्यारियां बना बना इन शीशे के घरों में रख दिए जाते हैं। अब ये शीशे के घर क्या करते हैं? जब सूरज का प्रकाश इन शीशे के घरों के ऊपर पड़ता है तो जो सूरज की गर्मी है वो इन घरों के अंदर चली जाती है, शीशे के घरों के अंदर, लेकिन वो गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है और जिससे क्या है? उस शीशे के अंदर का तापमान क्या है? एकदम बढ़ जाता है, जिससे वो फल, सब्जियां और वनस्पतियां जो खेती की गई रहती है वो विकसित हो पाते हैं। सेम यही प्रक्रिया जो ये हानिकारक और खतरनाक गैसें हैं ये भी हमारे वायुमंडलीय परत पे कर देती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान जो होता है, जो सूरज से मिलने वाला तापमान है, वो परावर्तित होकर वापस नहीं जा पाता है, वो धरती के अंदर ही रह जाता है या धरती के आसपास का ही वायुमंडल एकदम गर्म हो जाता है। ये वही प्रक्रिया है जैसे ग्रीन हाउस गैसों में गर्म हुआ, इसीलिए इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक, यही प्रक्रिया, इन्हीं प्रक्रियाओं, ऐसी गैसों को रोकने और इनके प्रति सजग होने की प्रक्रिया को ही जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता कहते हैं। अच्छा, अब दुनिया क्या कर रही है? दुनिया यही कर रही है कि इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पे ये सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ। और विचार विमर्श हुआ, लोगों से कहा गया ऐसा है, देखो जो एकदम विकसित हो गए हैं देश, जो पूरी तरीके से विकास कर चुके हैं, ऐसे देश जो हैं वो इन गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे। सम्मेलन पे समझौता बन गया, कुछ ने तैयारी की, कुछ ने स्वीकार किया, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, लेकिन एक बात तय हो गई।
कि हाँ अब ऐसे गैसों का उत्सर्जन कम करना है, हमें पर्यावरण के अनुकूल या पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले गैसों का ही उत्सर्जन करना है और ऐसी तकनीक का उपयोग करना है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखे। ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर इसको लागू करने के लिए लोगों को समय दिया गया, भाई अपने यहां का सिस्टम बना लो ऐसा, चलो आप 2008 से लागू करना इसको। 1997 में बन तो गया, लेकिन आप व्यवस्था पहले बना लो, उस तरीके की तकनीक को विकसित कर लो, लेकिन इसे 2008 से लागू करना। और 2008 से लेकर 2012 तक, 2008 से लेकर 2012 तक ऐसी तकनीकों का विकास किया जाएगा, ऐसी तकनीकों का विकास किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, मैंने इसको पूरी तरीके से इन गैसों का उत्सर्जन करना, यानी इन गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना 2008 से लेकर 2012 तक शुरू कर देना है। ठीक, अच्छा ये तो हो गई बात। फिर क्या हुआ, एक देश है दक्षिणी अमेरिका का ही, उसका नाम है अर्जेंटीना, उसका नाम है अर्जेंटीना, जिस देश ने अभी हाल ही में फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है, जिस देश ने अभी हाल ही में इसी साल संपन्न हुए फुटबॉल के वर्ल्ड कप को जीतने वाला देश है अर्जेंटीना। इसी देश का एक शहर है ब्यूनस आयर्स। क्या है, इस देश का, अर्जेंटीना का ही एक शहर है ब्यूनस आयर्स, जो अर्जेंटीना देश की राजधानी है। चलो घुमावत है अर्जेंटीना। देखो अब क्या है, ये देखो, देखो ये क्या है, यही अर्जेंटीना है। ये क्या है, ये अर्जेंटीना है। ठीक, अब ये अर्जेंटीना जो देश है, इसकी राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। तो यहीं पे ये सम्मेलन हुआ, इसका नाम ही था ब्यूनस आयर्स सम्मेलन। अब ये सम्मेलन काहे कइल गई, इसका क्या कारण था, इसका क्या महत्व था, ये जानते हैं। अब ये सम्मेलन इसलिए किया गया, 1998 में इसको कर दिया गया, यानी क्योटो के एक साल बाद, क्योटो हुआ 1997 में और ये 1998 में कर दिया गया। ये इसीलिए किया गया कि बेटा बता तो दिया गया है ऐसे ऐसे करना है क्योटो वाले में, लेकिन लोग करेंगे नहीं, इसलिए लोगों को एक बार और तगदियाने के लिए कर दिया गया कि ऐसा देखिए करना है, ये जान लीजिए, तभी कल्याण होगा दुनिया का। इसीलिए इस सम्मेलन को बुलाया गया। ठीक, इसे क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए और लोगों को इसके प्रति सही में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रयास करने के लिए इस सम्मेलन को बुलाया गया था 1998 में ब्यूनस आयर्स में, जो राजधानी है अर्जेंटीना की। सम्मेलन कब हुआ था, 1998 में। समझ गए। आज इसी के साथ हम इसको क्लोज कर रहे हैं। अभी इसमें, इस चैप्टर में और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप लेके आपके सामने आएंगे। अगर कोई चीज ना ही समझ में आई तो कमेंट के माध्यम से आप पूछेंगे। ठीक, इसको 2-3 बार सुनेंगे, थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन मजा आएगा। ठीक, ओके, गुड बाय।